हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय क्लासेस। सो लेट्स बिगिन। ठीक है, हम लोग कर रहे थे क्लास 11th के ह्यूमन फिजियोलॉजी का सबसे पहला यूनिट, दैट इज ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जिसका पेज नंबर 183, 184 एंड 185 हाफ हम खत्म कर चुके थे। आज जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बोला था क्वेश्चंस डिस्कस करने के बाद कि नेक्स्ट टॉपिक में लूंगी पेज नंबर 185 से कंटिन्यूड मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, एंड हियर आई एम विद माय सेम टॉपिक, दैट इज मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। ठीक है, दिस इज कंसिस्टिंग ऑफ पेज नंबर 185 एंड पेज नंबर 186. तो ओपन योर एनसीईआरटीज अलोंग बिफोर वी स्टार्ट विद द टॉपिक एंड प्लीज गेयर अप। ठीक है, कोई कंफ्यूजन कोई डाउट रहे विद इन द लेक्चर प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। ये टॉपिक थोड़ा सा इस तरीके का है कि हमें साथ साथ पढ़ते वक्त इमेजिन करना पड़ेगा कि हमारी बॉडी में ब्रीदिंग के टाइम मूवमेंट्स कैसे हो रही है, उसी के हेल्प से हम मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है जी, तो चलिए लेट्स स्टार्ट। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, सबसे पहला चीज हमें बता रहा है कि ब्रीदिंग इन्वॉल्व्स टू स्टेजेस। ठीक है, मतलब ब्रीदिंग का मतलब होता है दो फिनोमिनन या दो स्टेप्स, दैट इज सांस लेना, सांस छोड़ना। ठीक है, तो सांस लेने को बोला जाता है इंस्पिरेशन। when we breathe in, we call it as inspiration, and we breathe out, we call it as expiration. ठीक है, तो breathe in क्या होता है? Inspiration occurs during when atmospheric air is drawn in. मतलब हम ऑलरेडी ये बात जानते हैं कि जो हमारे अराउंड एयर है उससे हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं वाया आर नॉस्ट्रिल्स, जो नोज का पार्ट फॉर्म करती हैं। ये बात हमने अपनी पिछली वीडियोस में अच्छे से समझी है कि हम हमारे आसपास जो एयर है जिसको हम एटमॉस्फेरिक एयर बोल देते हैं। ठीक है, सिंस हम 11th क्लास की बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो हमारी टर्मिनोलॉजी थोड़ी अच्छी होनी चाहिए, इसलिए एटमॉस्फेयर से जो हवा ले रहे हैं उससे हम कह रहे हैं एटमॉस्फेरिक एयर। और एयर का हम कौन सा कंपोनेंट लेते हैं? ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन को हम किसके थ्रू ले रहे हैं? वाया द हेल्प ऑफ आवर नोज एंड दीज टू नॉस्ट्रिल्स, जो नोज कंप्राइज करती है। करेक्ट, तो यही वो हमारा पहला स्टेप है ब्रीदिंग का। दूसरा स्टेप है बाय विच द एल्वियोलर एयर इज रिलीज्ड आउट। लास्ट वीडियोस में हमने ये बात पढ़ी थी कि जब ऑक्सीजन की मदद से ऑक्सीजन और खाना मिलके जब हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी रिलीज करता है तो वो साथ ही साथ एक गैस रिलीज करता है जिसे कार्बन डाइऑक्साइड बोला जाता है। ठीक है, तो ये रिएक्शन हमारी बॉडी के अंदर होता है। ठीक है, द कार्बन डाइऑक्साइड विच इज रिलीज्ड हैज टू बी थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी, क्योंकि वो तो हमारी बॉडी के लिए वेस्ट गैस है कि उससे बाहर फेंकना तो जरूरी है। ठीक है, सो दैट कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम आवर बॉडी सेल्स रीचेस लंग्स, और लंग्स में एक्सचेंज पार्ट का स्पेसिफिक स्ट्रक्चर क्या था? एल्वियोलाई, जहां से ऑक्सीजन बॉडी के अंदर जाता था एटमॉस्फेरिक एयर वाला, और उसी एल्वियोलाई से कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी के बाहर जाता था। तो हमने क्या किया, बॉडी के सेल्स से उस कार्बन डाइऑक्साइड को कहां पहुंचा दिया? एल्वियोलाई में, ब्लड की मदद से। ठीक है, अब एल्वियोलाई से वो कार्बन डाइऑक्साइड किधर जाएगा? नॉस्ट्रिल्स के पास, और नॉस्ट्रिल्स से बाहर एटमॉस्फेरिक एयर में। तो ये वो सही लिख रहे हैं कि एक्सपिरेशन इज द मैकेनिज्म बाय व्हिच एल्वियोलर एयर इज रिलीज्ड आउट, मतलब हवा बाहर जा रही है, पर कौन सी हवा? जो हमारे एल्वियोलाई में थी, और उसके अंदर क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसीलिए अंदर जाने वाली एयर एटमॉस्फेरिक एयर, जो रिलीज करे बाहर, दैट इज नोन एज एल्वियोलर एयर, जो एल्वियोलर के अंदर है। ठीक है जी, तो ये पहली दो लाइंस थी जो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग जिससे स्टार्ट हो रहा है। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। द मूवमेंट ऑफ एयर, एयर का मूवमेंट इनटू एंड आउट ऑफ द लंग्स। ठीक है जी, एटमॉस्फेरिक एयर से आ रही है, एटमॉस्फेरिक एयर से ऑक्सीजन आ रहा है नोज की मदद से, कहां तक? लंग्स तक। लंग्स से फिर वो जा रहा है बॉडी के सेल्स में,
किसकी मदद से? ब्लड की मदद से, राइट। बॉडी की सेल से रिलीज हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड और फिर वो ब्लड की मदद से कहां पर जा रहा है? वापस लंग्स में, राइट। एंड लंग्स से फिर बाहर एटमॉस्फेरिक एयर में। ये साइकिल वो कंप्लीट करता है। तो बेसिकली दोनों चीजें अंदर बाहर आने जाने से पहले किसको क्रॉस करनी है? लंग्स। तो हमारा मेजर पॉइंट क्या है गैसियस एक्सचेंज का? लंग्स। और लंग्स में भी एक्सप्लिसिटली हम क्या पढ़ते हैं? एल्वियोलाई, दैट इज द एक्सचेंज पार्ट, ठीक है, एल्वियोलाई ऑफ द लंग्स। So movement of air into and out of the lungs is carried out by creating a pressure gradient between the lungs and the atmosphere. मतलब जब एटमॉस्फेरिक एयर से ऑक्सीजन अंदर लंग्स की तरफ आता है तो कोई ऐसा पुल फैक्टर होना चाहिए। अब चलो इसको हमारी डेली लाइफ से रिलेट करते हैं। बीइंग नीट एस्पिरेंट्स, कभी कभी होता होगा कि पढ़ने का मूड नहीं करता होगा, लगता होगा कि यार थक गए पढ़ पढ़ के, बस अब और नहीं पढ़ा जा रहा, ठीक है। बट 2 दिन आप नहीं पढ़ोगे, तीसरे दिन यू विल रियलाइज कि यार अगर मैं नहीं पढ़ूंगा, अभी मैंने पढ़ाई नहीं की 2-3 दिनों से, बहुत मुश्किल हो जाएगा, ऐसा तो मार्क्स नहीं आए तो क्या होगा, नीट नहीं क्रैक हुआ तो क्या हुआ, डॉक्टर कैसे बनूंगा, ठीक है। तो ये वाली चीजें बहुत ज्यादा स्ट्राइक करने लगती है, तो वो एक पुल फैक्टर हो जाता है कि नहीं यार चलो वापस पढ़ते हैं वरना अच्छा स्कोर नहीं आएगा, करेक्ट। या नॉर्मली भी हम लाइफ में ऐसी चीज एक्सपीरियंस करते हैं कि अभी खाना खाने का मन नहीं कर रहा, फिर बहुत तेज बाद बहुत जोरों से भूख लगी तो हमारा मन कर गया खाना खाने का, ठीक है जी। तो दिस टाइप ऑफ सिचुएशंस कीप ऑन हैपनिंग। सिमिलरली वो कह रहे हैं कि जो एयर है वो लंग्स के अंदर खुद ब खुद नहीं जाती, कोई ना कोई पुलिंग फैक्टर होता है जो उस ऑक्सीजन को लंग्स के अंदर खींचता है। वो पुलिंग फैक्टर क्या होता है? दैट पुलिंग फैक्टर इज प्रेशर ग्रेडियंट। नाउ बिफोर वी प्रोसीड, मैं चाहती हूं कि आप इस प्रेशर ग्रेडियंट का मतलब समझिए। देखिए हमारी जो लाइफ है उसमें एक कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा चलता है, दैट इज मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई एरिया टू द रीजन ऑफ लो एरिया। मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं 2 बॉक्सेस लूं, एक बॉक्सेस में मैंने 100 बॉल्स इकट्ठी कर ली हैं और दूसरी बॉक्सेस में अभी मेरी सिर्फ 50 बॉल्स हैं। फिर मैंने क्या किया, उन दोनों के बीच में एक पाइप कनेक्ट कर दिया कि 100 से वो 50 की तरफ मूव करने लग गए, राइट। तो अब क्या हुआ कि मेरी जो बॉल्स हैं वो 100 से खुद ब खुद 50 की तरफ मूव करने लग गई ताकि हम क्या हो जाएं? बैलेंस। तो ये हमारी इस लाइफ का, अर्थ का एक लॉ होता है टू मेंटेन इक्विलिब्रियम, ठीक है जी। सिमिलरली एयर के प्रेशर की बात होती है, एटमॉस्फेयर में जो एयर की कॉन्सेंट्रेशन है दैट इज हाई, दैट इज हाई, वो हाई है। हवा में जो हमारा ऑक्सीजन है वो हाई होता है, ठीक है, एज कंपैरेटिव टू लंग्स। लंग्स में कंपैरिजन में लो है। तो ये एक प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट होता है जिससे ऑक्सीजन खुद ब खुद लंग्स की तरफ खींचा चला आता है, ठीक है जी। सो वो इसी प्रेशर ग्रेडियंट की बात कर रहे हैं between the lungs and the atmosphere. I hope it is clear that anything भी, यहाँ तो हम ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, वैसे भी जितनी भी गैसेस, वाटर मॉलिक्यूल्स ये सब प्रेजेंट है, द मैटर अराउंड अस हैज द टेंडेंसी टू मूव फ्रॉम रीजन ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन टू रीजन ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन। ये उनकी खुद की टेंडेंसी होती है, ठीक है। सो इसी प्रेशर ग्रेडियंट का हम फायदा उठा रहे हैं। ग्रेडियंट का मतलब ही होता है एक तरफ हाई एक तरफ लो, तो वो खुद ब खुद हाई से लो की तरफ मूव करना चालू कर देता है। दिस इज द मीनिंग ऑफ प्रेशर ग्रेडियंट। नेक्स्ट, इंस्पिरेशन कैन अकर इफ द प्रेशर within the lungs, that is intrapulmonary pressure, is less than the atmospheric pressure, that is there is negative pressure in the lungs with respect to the atmospheric air। देखिए जी हम क्या बात कर रहे हैं, ये रही मेरी एयर, दैट इज एटमॉस्फेरिक एयर, ठीक है। ये जा रही है नोज के थ्रू होते हुए, ऑक्सीजन कैरी करते हुए और पहुंच रही है लंग्स में, दिस इज लंग्स, ठीक है। नाउ लेट मी टेल यू वन थिंग, यहां पे हम एक वर्ड यूज कर रहे हैं इंट्रापल्मोनरी प्रेशर। इस वर्ड को ब्रेक डाउन करके समझते हैं। इंट्रा का मतलब होता है इनसाइड, पल्मोनरी का मतलब होता है लंग्स, और तीसरी चीज है
प्रेशर। तो मतलब वो कह रहे हैं कि लंग्स के अंदर का प्रेशर। अब प्रेशर का कॉन्सेप्ट समझते हैं, ठीक है। मैंने दो बॉक्सेस लिए, एक इतने साइज का, एक इतने साइज का, ठीक है। दोनों बॉक्सेस के अंदर मैंने 100 बॉल्स डाली। तो आप मुझे बताइए कि दोनों बॉक्सेस के अंदर टाइट टाइट बॉल्स कहां पे सिचुएटेड होंगी? छोटे वाले बॉक्स के अंदर। छोटे वाले बॉक्स के अंदर वो बॉल्स एक दूसरे को साथ टकरा रही होंगी, धक्का मार रही होंगी, ज्यादा प्रेशर एक दूसरे पे एक्सर्ट कर रही होंगी, क्योंकि वो डब्बा छोटा है, उस डब्बे की वॉल्यूम कम है। तो आई हैव इंट्रोड्यूस्ड वन मोर वर्ड, वॉल्यूम। दैट मीन्स जब जब, ये कॉन्सेप्ट आप एडिशनली याद रखेंगे, जब जब किसी जगह की, जस्ट अ सेकेंड, जब जब किसी जगह की वॉल्यूम कम होगी वहां का प्रेशर क्या होगा? ज्यादा। ये एक थॉट आप हमेशा याद रखेंगे व्हाइल स्टडिंग मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। और मैंने आपको प्रैक्टिकली करके बता दिया कि आप दो डब्बे ले रहे हो, एक छोटे साइज का और एक बड़े साइज का, और आप उसके अंदर 100 बॉल्स भरना चाह रहे हो। तो बड़े वाले डब्बे में वो थोड़ी सी स्कैटर्ड पड़ी रहेंगी, वेरएज़ छोटे वाले डब्बे में आपको भरनी पड़ेंगी ठूस ठूस के, जिसकी वजह से वो एक दूसरे के ऊपर ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेंगी। ठीक है जी, वही बात हम यहाँ कर रहे हैं। तो अब वो हमें ये कह रहे हैं कि इंस्पिरेशन तब होगी अगर प्रेशर इनसाइड द लंग्स, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, जो लंग्स के अंदर का प्रेशर है, दैट इज लेस, वो कम होगा एज कंपैरेटिव टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नाउ वी विल कम टू नेक्स्ट पॉइंट। मैम आप तो बॉल्स की बात कर रहे थे, यहाँ पे तो एयर की बात हो रही है। तो जरा थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाते हैं। हम सबको पता है कि एयर इज अ गैस। वी ऑल नो दैट एयर इज मेड अप ऑफ गैसेस। गैसेस के जो पार्टिकल्स होते हैं दे आर लूजली अरेंज्ड। तो मतलब गैसेस भी किसकी बनी होती है? पार्टिकल्स की। एंड दीज पार्टिकल्स आर लूजली अरेंज्ड। अगर वो दूर 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 अरेंज्ड है, इसका मतलब उनका प्रेशर कंपैरेटिवली कम होगा। ये हमने छोटी क्लासेस से पढ़ा हुआ है, नहीं भी पढ़ा हुआ तो मैंने आपको यहाँ एक्सप्लेन कर दिया। तो यहाँ पे वो इसी चीज की बात कर रहे हैं कि अगर हमें इस वाली एयर को अंदर पुल इन करना है तो यहाँ का प्रेशर क्या रखना पड़ेगा? यहाँ का प्रेशर रखना पड़ेगा लो, और एटमॉस्फेरिक एयर में प्रेशर क्या होना चाहिए? हाई। देखो एयर का प्रेशर तो जो है सो है, क्योंकि एयर के अंदर तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, सब काफी ज्यादा क्वांटिटी में। 21% ऑक्सीजन हमारा एटमॉस्फेरिक एयर कॉन्स्टिट्यूट करता है, वेयरएज इंट्रापल्मोनरी लंग्स के अंदर का जो प्रेशर है वो कंपैरेटिवली कम होता है। तो टू मेंटेन द इक्विलिब्रियम, ये एटमॉस्फेरिक एयर हाई टू लो का प्रेशर ग्रेडियंट होने के कारण लंग्स के अंदर पुल इन हो जाती है। ठीक है जी, एंड दैट इज व्हाट वी से दैट द प्रेशर विद इन द लंग्स इज लेस, राइट। क्योंकि ये एक डिफरेंस क्रिएट होता है यहाँ हाई का यहाँ लो का, तो कम कहाँ है? अंदर। और जहां भी कम होगा वहां पे क्या प्रेशर होता है? नेगेटिव प्रेशर। इसको मैथ से समझ लो, इंटीजर्स पढ़ते हैं ना, माइनस में कोई चीज होती है तो वो लो वैल्यू की होती है और वो नेगेटिव होती है। तो दैट इज व्हाट, जहां लो है दैट इज नेगेटिव प्रेशर इन द लंग्स विद रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेरिक एयर। तो एटमॉस्फेरिक एयर के कंपैरिजन में हमारा जो प्रेशर लंग्स के अंदर है वो कम है। ठीक है जी, ये थी हमारी इस स्लाइड की एक्सप्लेनेशन। ऑल दीज आर एनसीईआरटी लाइंस, ये लिखी हुई हैं आपकी बुक में। नॉर्मली जब आप रीड करते हो आप फिगर आउट नहीं कर पाते कि इसका मतलब क्या है, एंड इट बिकम्स डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। बट यहाँ पे मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको थोड़ा बहुत समझ आ सके मेरी वीडियोस की मदद से। सिमिलरली अब जैसे हमने इंस्पिरेशन की बात करी, मतलब जब हमने एटमॉस्फेरिक एयर को लंग्स के अंदर खींचा, अब बात करेंगे लंग्स से उनको बाहर फेंकने की। तो सिमिलरली एक्सपिरेशन टेक्स प्लेस। एक्सपिरेशन कब होता है? व्हेन द इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इज हायर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब उल्टा होना चाहिए, ठीक है। तो क्या होता है? लंग्स के अंदर जो इंट्रा पल्मोनरी मतलब इनसाइड द लंग्स है ना, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर जो है हमारा वो कैसा होता है? हाई। यहां हाई होने के कारण वो बाहर जाने की जिद करता है इन दी एटमॉस्फेयर। ठीक है जी, तो एक्सपिरेशन कब होती है? जब लंग्स के अंदर प्रेशर हाई होता है और एटमॉस्फेयर अंदर प्रेशर कम होता है। ठीक है जी, ये सिंपल था, पिछली स्लाइड के साथ ही कनेक्शन में था। सी
सी द डायग्राम, ऐसे ब्रीदिंग इन होती है, दिस इज द डायाफ्राम। डायाफ्राम एक मसल बैंड होता है हमारे लंग्स जिसके ऊपर टिके हुए होते हैं, ठीक है, और ये डायाफ्राम का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है जब ये लंग्स को ब्रीद इन ब्रीद आउट करने में हेल्प करता है, अभी समझेंगे हम, ठीक है, क्योंकि हमारी बॉडी में मूवमेंट कौन करता है, मसल्स, ठीक है, तो मसल्स ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे जब भी कहीं मूवमेंट क्रिएट होगी। यहां पर भी लंग्स ऊपर हो रहे हैं, नीचे हो रहे हैं, ब्रीद इन ब्रीद आउट चल रहा है, तो वहां पर भी उनको मूव कौन कर रहा है, मसल्स। वी विल अंडरस्टैंड हाउ। सिमिलरली एक्सहेलेशन में देखिए, फिर इसने उसको बाहर की तरफ धकेलने की कोशिश करी है। चलिए आगे रीड करते हैं। द डायाफ्राम जिसकी मैं बात कर रही थी, राइट, एंड स्पेशलाइज्ड सेट ऑफ मसल्स दैट इज एक्सटर्नल एंड इंटरकोस्टल मसल्स with the help with between the ribs help in generation of such gradients। अब वो ये कह रहे हैं कि जिस प्रेशर ग्रेडियंट्स की हम बात कर रहे थे कि यहाँ हाई है, यहाँ लो है, ऐसा क्यों हो रहा है? मैंने आपको पिछली वीडियोस में एक बात, पिछली स्लाइड्स में सॉरी, एक बात बोली कि जहां जहां वॉल्यूम कम होएगी वहां वहां प्रेशर बढ़ जाएगा, एंड जहां जहां वॉल्यूम बढ़ेगा वहां प्रेशर कम हो जाएगा। ये चीज हमने डब्बे की एग्जांपल की मदद से समझा था कि बड़े डब्बे में प्रेशर कम, छोटे डब्बे में प्रेशर ज्यादा, तो छोटे डब्बे की वॉल्यूम कम होती है। वॉल्यूम इज द कैपेसिटी कि जितनी चीजें वो होल्ड कर सकता है अंदर, ठीक है, कितनी उसकी स्पेस है, दैट इज द वॉल्यूम, ठीक है। तो अब हम ये समझेंगे कि प्रेशर का तो हमें समझ में आ गया, कब कम हो रहा है कब ज्यादा हो रहा है, लेकिन अगर प्रेशर बढ़ रहा है तो इसका मतलब लंग्स के अंदर की वॉल्यूम कम हो रही है, या फिर अगर प्रेशर कम है तो मतलब वॉल्यूम ज्यादा है। तो वो वॉल्यूम, वो जो स्पेस है लंग्स के अंदर की, वो कम ज्यादा कैसे हो रही है, हाउ इट इज हैपनिंग? तो वो बोल रहे हैं कि वो कम ज्यादा हो रही है मूवमेंट की वजह से। किसकी मूवमेंट की वजह से? लंग्स की मूवमेंट की वजह से। जिसमें कौन मदद कर रहा है? जिस मूवमेंट में मदद कर रहे हैं हमारे मसल्स। और हमारे लंग के अंदर दो मेजर मसल्स प्रेजेंट होते हैं, एक तो डायाफ्राम जिसके ऊपर लंग्स बैठे हुए हैं, और मैंने आपको समझाया था कि लंग्स के अराउंड ऐसी ऐसी बोनी रिब्स होती हैं जो उनको कुशन करती हैं, जो उनको प्रोटेक्ट करती हैं, ठीक है। तो अंदर हमारे लंग्स हैं, लंग्स के ऊपर ऐसे हड्डियां रैप हुई हुई हैं, उन हड्डियों के बीच में ऐसे, उन हड्डियों के बीच में अलग अलग तरह के मसल्स प्रेजेंट है। इन मसल्स को हम क्या बोलते हैं? वी कॉल इट एज इंटरकोस्टल मसल्स। हम कहते हैं इन्हें इंटरकोस्टल मसल्स। तो लंग्स के अंदर जो भी मूवमेंट हो रही है जिसकी वजह से वॉल्यूम कम ज्यादा हो रही है एंड देन फिर प्रेशर वेरी कर रहा है, वो मूवमेंट एक्चुअली हो किसकी वजह से रही है? डायाफ्राम and specialized muscles called as intercostal muscle. The intercostal muscles कहाँ present है? Between the ribs, ribs के बीच में, ठीक है जी। दिस इज द डायग्राम जो शो कर रहा है, ये अंदर ये जो आपको रेड रेड दिख रहे हैं अंदर इसके लंग्स पैक्ड है, ठीक है, ये बाहर ऐसे रिब्स है, ये कलर्स की देखो रिब्स सर्कल हुआ हुआ है। अब रिब्स के बीच में जो अंदर की साइड के मसल्स हैं उसे कह रहे हैं हम इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, और जो बाहर की साइड पे उसे हम कह रहे हैं एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, ठीक है जी। और जो बिल्कुल अंदर यहाँ पे ऐसे फिक्स है, जहां पे दो रिब्स जुड़ रही हैं वहां अंदर की तरफ फिक्स हो रखे हैं, उन्हें हम बोल रहे हैं इनर मोस्ट, सबसे अंदर वाले इंटरकोस्टल मसल्स। तो इतनी आपको डिफरेंशिएशन की नीड धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कि कैसे है, और then also it's fine, but you should know basically कि intercostal muscles होते क्या है। So intercostal muscles are the muscles present between the ribs. Now inspiration is initiated by contraction of diaphragm. इंस्पिरेशन होती कैसे है? इंस्पिरेशन होती कब है? तो इंस्पिरेशन तब होती है जब हमारा डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है बेटे, जैसे कोई चीज नॉर्मली ऐसे तो उसको कॉन्ट्रैक्ट करना तो वो एकदम रिजिड हो जाएगा, टफ एकदम, और अगर उसे रिलैक्स करना तो वो ढीला हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब जो हमारा डायफ्राम ऐसे था जिसके ऊपर हमारे लंग्स बैठे थे, वो थोड़ा सा क्या हो गया? कॉन्ट्रैक्ट, एकदम ऐसे सीधा हो गया। सीधा हो गया तो मतलब वो थोड़ा सा रिजिड हो गया, ठीक है जी। तो इंस्पिरेशन इज इनिशिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम which increases the volume of thoracic chamber. Normally एक चीज ऐसे, I am like this, ठीक है, but I am now contracted,
तो मेरा एकदम से स्पेस जैसे मैं पहले थी ऐसे बिल्कुल मेरा सरफेस एरिया जो मैंने ऑक्यूपाई किया हुआ था हमारे इन्वायरमेंट के अंदर वो कम था, बट जैसे ही मैंने अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट कर लिया मैं एकदम स्ट्रेट हो गई हूँ और अब मैं ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कर पा रही हूँ एज कंपैरेटिव टू बिफोर। तो यहाँ पर भी यही हो रहा है, जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो वो लंग्स के अंदर की जगह को बढ़ा रहा है, उसको अपलिफ्ट कर रहा है। ठीक है जी, तो हम डायफ्राम के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से किसकी जगह बढ़ा रहे हैं, जहां लंग्स बैठे हैं वहां की जगह। और लंग्स कहाँ बैठे हैं, हमारे लंग्स प्रेजेंट है थोरैसिक चेंबर में। मैंने बताया था ना कि इस एरिया को थोरैक्स बोलते हैं, जो खाली जगह है उसे थोरैसिक कैविटी या थोरैसिक चेंबर कहेंगे। उसके अंदर हमने दोनों लंग्स को बिठा रखा है, वही हुआ है यहाँ पर। ठीक है जी, सो कंट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम इंक्रीजेस द वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक चेंबर, वो थोरैसिक चेंबर की जगह को बढ़ा देती है। इन दी एंटीरो पोस्टीरियर एक्सिस, अब यहाँ पे एक चीज हम समझेंगे। देखो बेटा ये डायफ्राम है, डायफ्राम के ऊपर यहाँ लंग्स है। अब डायफ्राम ऐसे हुआ है तो लंग्स भी ऐसे हो गए, तो कैसे बढ़ी है वॉल्यूम, इस तरह बढ़ी है, लेंथ वाइज में बढ़ी है। तो इस एक्सिस में जब वॉल्यूम बढ़ रही है तो हम उसको बोलते हैं एंटीरो पोस्टीरियर एक्सिस। ठीक है, नॉर्मली हमारे लंग्स ऐसे थे, हमारा डायफ्राम ऊपर उठा तो लंग्स ऐसे हो गए, तो किस लेंथ में वॉल्यूम इंक्रीज हुई, ऐसे ऊपर नीचे वाली लेंथ में। सो दिस एक्सिस इज नोन एज एंटीरो पोस्टीरियर एक्सिस। तो जब भी डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है वो थोरैसिक चेंबर दैट मींस लंग्स के अंदर की वॉल्यूम को बढ़ा देता है, और किस एक्सिस में, एंटीरो पोस्टीरियर एक्सिस। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, अब सिर्फ और सिर्फ डायफ्राम नहीं मूव कर रहा, और कौन कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, दूसरे वाले मसल्स, इंटरकोस्टल मसल्स, वो भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हम क्यों पीछे रहे, हम भी मदद करेंगे वॉल्यूम बढ़ाने में। सो दीज इंटरनल एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स आल्सो लिफ्ट द रिब। अब मेरी एक बात बताओ, रिब्स ऐसे है तो उनके बीच में मसल्स है ना, तो जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ये लंग्स कैसे हुए थे, ऐसे, अब उनके कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से वो कैसे हो जाएंगे, ऐसे। ठीक है, तो एक्सिस बदल गई, पहले वो ऐसे बढ़ रहे थे अब वो ऐसे भी बढ़ रहे हैं। तो जब वो ऐसे बढ़ते हैं उस एक्सिस को हम बोलते हैं डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस। तो ये बात ध्यान रखना कि जब लेंथ बढ़ती है एंटीरो पोस्टीरियर, जब विड्थ वाइज बढ़ते हैं तो डॉर्सो वेंट्रल। ठीक है जी, एंड द स्टर्नम कॉजिंग द इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ द थोरैसिक चेंबर। ठीक है जी, और एक चीज और, अगर डायफ्राम एंड इंटरकोस्टल मसल्स, हमारी दोनों चीजें कॉन्ट्रैक्ट करनी है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट करके वो क्या बढ़ा रही है, वॉल्यूम, तो वो वॉल्यूम थोरैसिक चेंबर की भी बढ़ रही है जिसके अंदर लंग्स बैठे हुए हैं, एंड ऑल्सो लंग्स के अंदर इंट्रापल्मोनरी, मतलब लंग्स के अंदर वाली स्पेस भी बढ़ रही है, अंदर में भी और बाहर वाली भी फूल रही है, दोनों बढ़ते हैं, दोनों की वॉल्यूम बढ़ती है, जिसकी वजह से प्रेशर क्या हो जाता है, कम। तो इंस्पिरेशन में क्योंकि ये लोग कॉन्ट्रैक्ट करें हैं, इंस्पिरेशन में क्योंकि हमारे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करे हैं, विल चेंज द कलर, इंस्पिरेशन में क्योंकि मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करे हैं तो कॉन्ट्रैक्ट करने से जो वॉल्यूम है वो क्या हो गया है, बढ़ गई है, और वॉल्यूम के बढ़ने के कारण हमारा जो प्रेशर है लंग्स के अंदर का वो क्या हो गया है, कम। तो वैलिड, इंस्पिरेशन में लंग्स के अंदर का प्रेशर क्या हो गया है, लेस, जिसकी वजह से एयर के अंदर का प्रेशर क्या है, मोर, तो वो अंदर की तरफ खींची चली आती है। आई होप इंस्पिरेशन क्लियर हो, और इसी से आप आइडिया लगा सकते हैं कि जब हमारे यही डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद रिलैक्स करेंगे तो स्पेस हो गई कम, प्रेशर हो गया ज्यादा, एंड अंदर ज्यादा प्रेशर तो वो बाहर की तरफ मूव कर जाएगा। लेट्स रीड इट आउट आल्सो वन। द ओवरऑल इंक्रीज इन द थोरैसिक वॉल्यूम, मैंने बोला था ना जिसके अंदर है लंग्स उसकी वॉल्यूम causes a similar increase in the pulmonary volume also, मतलब लंग्स की वॉल्यूम भी बढ़ेगी
और जिस थोरैसिक चेंबर के वो अंदर बैठे हैं उनकी वॉल्यूम भी बढ़ेगी। तो दोनों की स्पेस साथ साथ में इंक्रीज होती है। ठीक है जी। एन इंक्रीज इन द पल्मोनरी वॉल्यूम अंदर लंग्स के अंदर की स्पेस बढ़ने से डिक्रीज होता है इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। यही पढ़ा हमने, जब वॉल्यूम बढ़ गई तो उसका प्रेशर क्या हो गया, कम, जिस टू लेस देन दैट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एज कंपैरिजन टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसकी वजह से बाहर से एयर लंग्स के अंदर खींची चली आती है। यही वो हमें बता रहे हैं कि दैट इज इंस्पिरेशन। See, this is the NCERT डायग्राम जो सेम चीज बता रहा है। डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट, रिब्स स्टर्नम ऊपर बढ़ गए, वॉल्यूम बढ़ गई, एयर अंदर आ गया। अगर ये रिलैक्स हो गए तो एयर बाहर चली गई, क्योंकि ये अपनी नॉर्मल वॉल्यूम पे आ गए, वॉल्यूम डिक्रीज कर दी। ठीक है जी। रिलैक्सेशन ऑफ द डायफ्राम, वही चीज जो मैंने आपको बताई कि पहले वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे, अब क्या कर रहे हैं, रिलैक्स। Relaxation of diaphragm and intercostal muscles return the diaphragm and sternum to their normal position, जिसकी वजह से वॉल्यूम क्या हो गई, डिक्रीज, और प्रेशर क्या हो गया, इंक्रीज। This leads to increase in the intrapulmonary pressure above the atmospheric pressure। जो बाहर प्रेशर था उसके कंपैरेटिवली वो बढ़ गया, जिसकी वजह से अब एयर हाई टू लो मूव कर जाएगी, मतलब लंग से बाहर, air out from the lungs, that is expiration. So we have the ability to increase the strength of inspiration and expiration with the help of additional muscles in the abdomen. अब सुनिए, वो ये कह रहे हैं कि नॉर्मल इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन जैसे होती है हमने आपको समझा दिया, लेकिन अगर आप ऐसे ज्यादा इनहेल करना चाहो, जैसे लोग आपको बोलते हैं लंबी सांस खींचो, ये मैंने क्या किया है, जबरदस्ती और सांस ली है अंदर, ठीक है, मैंने फोर्सफुली इंस्पायर किया है, या फिर ज्यादा सांस छोड़ो, मैं फोर्सफुली एक्सपायर कर रही हूँ। तो अब जब मैं ज्यादा जान लगा रही हूँ सांस लेने में या सांस छोड़ने में, उसमें मेरे सिर्फ 2 मसल्स काफी नहीं है, उसमें मुझे और मसल्स की हेल्प चाहिए, जो मेरे किसमें प्रेजेंट है, एब्डोमेन में। मैंने बोला था यहाँ से यहाँ तक थॉरक्स होता है और नीचे लेग्स तक क्या होता है, एब्डोमेन। तो एब्डोमेन के भी कुछ मसल्स जब साथ देते हैं लंग्स की वॉल्यूम बढ़ाने में या कम करने में, उस केस में फोर्सफुल इंस्पिरेशन या एक्सपिरेशन होती है, फोर्सफुल इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन। ठीक है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि इसमें थोरैक्स के मसल्स तो होते ही होते हैं, दैट इज डायफ्राम एंड इंटरकोस्टल, साथ में और कौन जुड़ जाते हैं, एब्डोमेन के मसल्स, साथ में और जुड़ते हैं हमारे एब्डोमेन के मसल्स। ऑन एन एवरेज हमारा हेल्दी ह्यूमन, जो हम हेल्दी ह्यूमन, वी ब्रीथ 12 to 16 टाइम्स पर मिनट, मतलब ये जो हमारा कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन है ये कम से कम 12 से 16 बार होता है, एक रेंज है, मतलब किसी का 14, किसी का 15, कभी 12 से 16 के बीच में ये सफाइस होता है। द वॉल्यूम ऑफ एयर, जो ये वॉल्यूम है हमारी एयर की, ठीक है, जो अंदर जा रही है बाहर आ रही है, ठीक है, इट कैन बी एस्टिमेटेड बाय यूजिंग अ स्पायरोमीटर। तो ये हमारी मैनमेड लाइफ में हमने एक इंस्ट्रूमेंट क्रिएट किया है, दैट इज स्पायरोमीटर, जो इस बात का पता लगाता है, ठीक है, कि कितनी एयर की क्वांटिटी गई है, कितनी एयर की क्वांटिटी बाहर आई है, ठीक है, दैट हेल्प्स इन क्लिनिकल असेसमेंट ऑफ पल्मोनरी फंक्शंस। क्लिनिकल असेसमेंट का मतलब समझते हैं ना, कि कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, जब टेस्ट लिख पाते हैं तो वो क्या लिखते हैं, क्लिनिकल टेस्ट, ठीक है, डायग्नोस्टिक्स टेस्ट, ताकि पता चले कि अंदर के पैरामीटर्स की वैल्यू ठीक है ना, वो सही से फंक्शन कर रहा है। तो ये कौन मदद कर रहा है, स्पायरोमीटर। वो स्पायरोमीटर कैलकुलेट करेगा कि कितनी एयर अंदर गई, कितनी एयर बाहर। ठीक है जी, that was all about mechanism of breathing, and we are done with this topic, covering full page 185 and half 186. We are done. ठीक है जी, कोई डाउट, एनीथिंग, प्लीज कमेंट इन द कमेंट सेक्शन एंड फॉलो अप मी फॉर द मोर वीडियोस एज वेल। थैंक यू।